सीएम धामी उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल पहुंचे। आज सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया है, यानी आज सिलक्यारा टनल आर पार हो गई है। इसके साथ ही टनल के निकट नवनिर्मित बाबा बौखनाग मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सीएम धामी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। दरअसल 2023 में दीपावली की सुबह जब सिलक्यारा टनल हादसा हुआ था तो देश के साथ ही पूरी दुनिया की नजर इस सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी। बड़े बड़े टनल विशेषज्ञ और इंजीनियर टनल में फंसे 41 श्रमिकों की जान बचाने के लिए दिन रात लगे थे। ऑस्ट्रेलिया के जाने माने टनल विशेषज्ञ भी कई दिन मोर्चा संभाले रहे थे। उस दौरान डिक्स को स्थानीय लोगों के साथ बाबा बौखनाग के मंदिर में पूजा करते हुए भी देखा गया था। रेस्क्यू कार्य पूरा होने के बाद सीएम धामी ने सिलक्यारा सुरंग के पास बाबा बौखनाग के मंदिर का निर्माण का संकल्प लिया था। सीएम का संकल्प आज पूरा हो गया है। बाबा बौखनाग का भव्य मंदिर टनल के पास बनकर तैयार हो गया है। चारधाम यात्रा के लिए सिलक्यारा टनल बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 853 करोड़ की लागत से ये टनल बन रही है। ये 4.531 किलोमीटर लंबी 2 लेन और 2 दिशा वाली सुरंग है। सिलक्यारा टनल के निर्माण से गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 26 किलोमीटर कम हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। लगातार आज चारधाम और रोडों के साथ साथ इस यात्रा को और सरल बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए और प्रयास आज उत्तराखंड के अंदर किए जा रहे हैं। चाहे वो चारधाम और रोडों में भारतमाला श्रृंखला को जोड़ना हो, उसी क्रम में आज सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया है। हमारे धामों के दर्शन करने के जो समय 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय जो लगता था घूम के आना पड़ता था, इस टनल के बनने से वो रास्ता मात्र 4 या 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। मैं इसकी पूरे हमारे विभाग के अधिकारियों और काम करने वालों, हमारे भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग आदरणीय अजय टंडा जी का, आदरणीय नितिन गडकरी जी का बहुत उत्तराखंड जनता की ओर से धन्यवाद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। धामी सरकार ने सरकारी दफ्तरों में हाजिरी लगाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी दफ्तरों में अब बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी लगेगी। सभी सरकारी दफ्तरों को सख्त आदेश जारी किए गए हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि मशीन खराब होने का बहाना नहीं किया जाएगा स्वीकार। उत्तराखंड की धामी सरकार ने सभी विभागों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसके बाद प्रदेश में सरकारी विभागों में हाजिरी को लेकर हेराफेरी नहीं चल सकेगी। सरकारी आदेश में कहा गया है कि मशीन खराब होने का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहां मशीनें खराब हैं उन्हें ठीक किया जा रहा है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने 1 मई से अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए। तो सरकारी दफ्तरों में अब धामी सरकार ने हाजिरी को लेकर ये सशर्त लगा दी है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाए जाएंगे और मशीन खराब होने का बहाना नहीं चलेगा। आदेश के आने के बाद हर दफ्तर में जहां मशीनें खराब थी उनको ठीक किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से सख्त आदेश है कि मशीन खराब होने का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में जनहित से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। करीब 2 महीने बाद हुई इस बैठक में राज्य की कृषि और उद्यम विकास योजनाओं पर खास फोकस रहा। बैठक लगभग 4 घंटे चली। राज्य में वर्तमान में 682 हेक्टेयर क्षेत्र में 381 मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन हो रहा है। नई नीति के तहत 2025-26 से 2030-31 तक क्षेत्रफल को बढ़ाकर 3500 हेक्टेयर और उत्पादन को 33,000 मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को 12 लाख रुपए प्रति एकड़ के मानक पर 50 से 70% सब्सिडी दी जाएगी। ड्रैगन फ्रूट की खरीदी के लिए 80% सब्सिडी दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में 282 एकड़ भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी, जिससे 450 किसानों को फायदा होगा। सेब की तुड़ाई के बाद उचित प्रबंधन के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
कृषि विभाग का था। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में पहले सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाई सम्मिलित नहीं थी। अब उसमें सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाई भी उसमें सम्मिलित कर ली गई है, जिसमें अधिकतम लागत 5 लाख रुपए होगी और 60% तक की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इसमें ये फूड प्रोसेसिंग, पहले जो ये योजना थी ये फूड प्रोसेसिंग से संबंधित उद्यम लगाने के लिए ये योजना थी, लेकिन उसमें सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की जो इकाइयां होती हैं वो पूर्व में शामिल नहीं थी। तो ये आज निर्णय लिया गया कि सॉर्टिंग और ग्रेडिंग की इकाइयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा और 60% सब्सिडी उसमें दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड टूरिज्म ने गाइडलाइंस जारी की है। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। चारधाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस बार रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। चारों धाम हिमालयी क्षेत्र में है, जो समुद्र तल से 2700 मीटर या उससे भी अधिक ऊंचाई पर है। इसलिए वहां का मौसम और वातावरण थोड़ा कठिन होता है, जैसे बहुत ठंड, कम ऑक्सीजन, तेज अल्ट्रावायलेट किरणें और कम हवा का दबाव। इसलिए उत्तराखंड टूरिज्म ने सभी यात्रियों के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें हर यात्री को पालन करना चाहिए। यात्रा की योजना किस तरह से बनाएं, इसको लेकर भी गाइडलाइंस आए हैं। 7 दिन की यात्रा की योजना बनाएं। शरीर को आराम और एडजस्ट होने का समय दे। पैदल यात्रा करते समय हर घंटे छोटा ब्रेक ले। वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो हर 2 घंटे बाद 5 से 10 मिनट तक रुकें। चलिए बताते हैं आपको यात्रा से पहले तैयारी किस तरह से करें। हर दिन 5 से 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, क्योंकि हवा का दबाव पहाड़ी इलाकों में कम होता है। रोजाना 20 से 30 मिनट टहलने की आदत डालें। और साथ ही अगर आप चारधाम यात्रा करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके बैग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। गर्म कपड़े जैसे ऊनी स्वेटर, थर्मल और मोजे जरूर पैक करें। बारिश से बचने के लिए रेनकोट और छाता अवश्य रखें। हेल्थ उपकरण जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर साथ रखें। अपनी जरूरी दवाइयां, टेस्ट किट और डॉक्टर का नंबर भी अपने साथ जरूर रखें। साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी यात्रा जो है वो सुखद होगी। साथ ही मौसम की जानकारी लेते रहना भी जरूरी है। यात्रा शुरू करने से पहले वेदर रिपोर्ट देखें। अगर मौसम ठंडा है तो पर्याप्त गर्म कपड़े लेकर चले। डॉक्टर मना करे तो यात्रा करने से बचें। चारधाम यात्रा को लेकर के गाइडलाइंस जारी की गई है टूरिज्म विभाग की तरफ से। तमाम यात्रियों को किस तरह से पहाड़ों पर हवा का दबाव कम होने, अल्ट्रावायलेट रेज की को ज्यादा होती है वहां पर, इन तमाम चीजों को देखते हुए अपने सेहत का ध्यान किस तरह से रख सकते हैं ताकि आपकी यात्रा सुचारू तरीके से संपन्न हो सके, इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। इन गाइडलाइंस को पढ़ना जरूरी है ताकि आपकी यात्रा सुखद हो सके। तो चारधाम यात्रा की तैयारी कैसे करें? ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी जरूरी है। रोजाना टहलने की आदत लगाना जरूरी है। साथ ही अपनी बैग पैक में किस तरह से आप बैग पैक करेंगे, उसमें क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो आपको लेकर जानी चाहिए, डॉक्टरों की सलाह के साथ जाना चाहिए। थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर जैसी चीजें लेकर जाएं। अगर आप कोई दवाई रोजाना लेते हैं तो वो भी ले जाना ना भूलें। साथ ही अपने डॉक्टर का नंबर भी अपने साथ जरूर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बीते दिनों मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। कुछ मदरसों को सील कर दिया गया था। ये सील किए गए मदरसे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक वो सभी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है। पत्रकारों से बातचीत में शमून कासमी ने बताया है कि जो मदरसे मानकों का पालन नहीं कर रहे थे और सील किए गए, उनके बच्चों को नजदीकी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए डीएम और शिक्षा विभाग को कहा गया है। उन्होंने साफ कहा कि निर्धारित मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब जब से ये कार्रवाई के बाद उनके अंदर ये आया है कि अब हम अनियमितताओं के साथ नहीं चल सकते, हम ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ चलेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बार बार ये बात कह चुके हैं और मैं भी इसे स्पष्ट कर रहा हूँ इस बात को कि वो किसी समुदाय के या किसी विशेष वर्ग के
न वो खिलाफ हैं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे पसमानदा समाज से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। वो चाहते हैं कि ये बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़े, ये इंजीनियर और डॉक्टर बने। तो ये तभी बनेंगे कि जब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जाएगी। जिन मदरसों पर कार्रवाई हुई है, अफसोसजनक बात यह है कि मदरसों को संचालित किया जा रहा था, उन्हें वो क्या पढ़ा रहे थे, क्या उन्हें वो शिक्षा दे रहे थे, उसकी कोई पता किसी को नहीं था। आज हम इसका भी संज्ञान ले रहे हैं कि जहाँ जहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जहाँ कार्रवाई हुई है वो वक्फ की संपत्तियों पे चल रहे थे, ज़्यादातर वक्फ की संपत्तियों पर थे। तो अब हम ये भी जानकारी कराएंगे अपने शासन और प्रशासन से कि इसके पीछे कौन लोग हैं। अब जब राज्य महिला उद्यमिता परिषद की उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गंगा बिष्ट के अल्मोड़ा पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और नारों के साथ भव्य अभिनंदन किया गया। कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल दिखा। जगह जगह मिठाइयां बांटी गई और महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ। आप जो ऊर्जावान प्रधानमंत्री अभूतपूर्व, जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा है, महिलाओं सशक्तिकरण जो उत्तराखंड राज्य मिला है, महिलाओं के बदौलत मिला है, इसीलिए अल्मोड़ा जनपद को महिलाओं का दायित्व देकर बड़ा सम्मान किया है। अपने ऊर्जावान मुख्यमंत्री यशस्वी, उनका धन्यवाद देती हूँ। अपने संगठन को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये दायित्व दिया है। ये मेरा दायित्व नहीं है, सारे अल्मोड़ा वासियों का दायित्व, भाइयों का दायित्व, भाइयों का है और मेरी बहनों का दायित्व। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रुड़की में कांग्रेस ने आयकर भवन कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में आरोप पत्र दाखिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता आयकर विभाग का घेराव करने पहुंचे। वहीं कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उल्टे सीधे हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है वो ठीक नहीं है, इसलिए कांग्रेस इसके खिलाफ मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेगी। गांधी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ जो चार्जशीट जमा की है ईडी ने, तो उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हमारे वरिष्ठ जितने भी कांग्रेसी नेता बेदाग हैं, भारतीय जनता पार्टी उलझाना चाहती है। क्योंकि अभी जब अहमदाबाद में एक प्रोग्राम हुआ, पार्टी का अधिवेशन हुआ, तो उससे राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा था कि इस बार हम गुजरात को जीत कर रहेंगे, और वो प्रोग्राम करके भी दिखाया वहाँ पर, जहाँ मोदी जी कहते थे, अमित शाह जी कहते थे कि यहाँ भी कोई गुजरात में परिंदा पर नहीं मार सकता। तो वो सब कामयाब हुआ, तो उससे बुखला गए। जो है सीए वाले बैठे धरने पर, तमिलनाडु के किसानों ने जमीन पर बैठकर रोटी खाई। जमीन पर आपने देखा होगा, दिल्ली में पैदल चल के आए, लद्दाख से लोग पैदल चल के आए। आज जो है जो भी व्यक्ति संसद में या सदन के बाहर जो भाजपा के भ्रष्टाचार को, कुरीतियों को, कुनीतियों को, दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो बोल रहा है, उसे ही दबाया जा रहा है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार, जिसका इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रोल है, उसे बचाने का काम किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अप्रैल के महीने में डेंगू के 15 पॉजिटिव मामले सामने आने पर स्वास्थ्य सचिव की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इस मामले में प्रभारी स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया है कि डेंगू के जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें हल्के सिम्टम्स हैं और चिंताजनक जैसी स्थिति नहीं है। हर साल की तरह इस बार भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जहां जहां डेंगू के ज्यादा मामले सामने आते थे वहां के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। बता दें कि देहरादून के 2 निजी अस्पतालों में बीते 13 दिनों में 15 डेंगू के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हालांकि सभी पॉजिटिव मरीज देहरादून से बाहर के बताए जा रहे हैं। ऐसा है, डेंगू जैसे आप बता रहे हैं कि 15 केसेस हैं, वो ठीक है, एज ए पॉजिटिव हैं, बट नॉट वेरी मच सीवियर केसेस जो मैंने पता करा। तो हमारी जो इसके रिगार्डिंग एडवाइजरी जो है वो हर साल जारी होती है, तो इस बार भी हमारी जारी भी हो रही है। और साथ ही हमारे जनपदों को भी लेटर जा चुका है और हम तुरंत अभी बीसीबी करने वाले हैं।
और जैसे हर साल की तरह तैयारियां करते ही हैं हमारे राज्यों में। और स्पेशली जो जहाँ पर लास्ट ईयर जो हमारे डेंगू ज़्यादा केसेस मिले थे, तो उन जगहों को हम इस बार ज़रा ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि जो है हम इसको जो स्थिति को जो है वो काबू में रख सकें। देखिए, अभी फ़िलहाल हमने स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से डेंगू और चिकनगुनिया मैनेजमेंट हेतु गाइडलाइंस और एसओपी जारी किए हैं। ये हर साल हम जारी करते हैं और नॉर्मली ये अप्रैल के महीने में हम लोग जारी करते हैं, ताकि पहले से ही हमारा एक्शन प्लान तैयार रहे और हम पहले से ही हमारा जो भी मैनेजमेंट प्रोसीजर है वो तैयार रहे। तो इसी के तहत सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारी स्ट्रैटेजी रहती है वो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी रहती है, जिसके तहत हम लोग सोर्स रिडक्शन का काम करते हैं, जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वे शामिल है। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं, जैसे नगर निगम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट है। इनका फोकस सोर्स रिडक्शन पे रहेगा। इसके अलावा जो 3 डिपार्टमेंट्स अभी मैंने बताए थे, हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। प्रदेश में गर्मियां बढ़ने के साथ ही पेयजल की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। सीएम धामी के निर्देश के बाद जिलेवार कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के सरकारी विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति दूर करने के लिए प्रशासन ने खंड शिक्षा अधिकारी, जल निगम, जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्कूलों में पेयजल किल्लत दूर करने के लिए दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि जिन स्कूलों में पेयजल की दिक्कत है उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ प्रदेश भर में पानी की किल्लत की शिकायत आनी शुरू हो गई है। ऐसे में स्कूल में जल आपूर्ति की दिक्कत ना हो, इसको लेकर अहम बैठक की गई। पेयजल आपूर्ति को लेकर हुई बैठक में स्कूलों में किस तरह से जल आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश देते हुए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्कूलों में बच्चों को पीने का पानी कम ना पड़े। गर्मी के सीजन को देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों और जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों के साथ में एक बैठक की गई है, जिसमें जिन जिन विद्यालयों में पेयजल की दिक्कत है तो उसमें क्या वैकल्पिक इंतजाम हो सकता है उसके चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की भगवानपुर के ग्राम सिकरोढ़ा में वक्फ बोर्ड की 80 बीघा जमीन से कब्जा हटेगा। प्रशासन ने नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खेत में खड़ी गेहूं की फसल की आज नीलामी होगी। एसडीएम भगवानपुर के आदेश पर पैमाइश कराई जा रही है। आज 80 बीघा वक्फ बोर्ड की भूमि कब्जा मुक्त कराई जाएगी। तहसील प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। वक्फ की संपत्ति में अब तक ये जमीन आती थी, जिसकी नीलामी की तैयारी कर ली गई है। गेहूं की खड़ी फसल की नीलामी आज की जाएगी। प्रशासन ने नीलामी की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तैयारियां पूरी बताई जा रही है और आज इस जमीन को वक्फ से मुक्त कराया जाएगा। तहसील प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। फिलहाल इस जमीन पर गेहूं की फसल खड़ी है, जिसको नीलाम किया जा रहा है। 80 बीघा जमीन से वक्फ बोर्ड का कब्जा हटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर छाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। कोई खतरनाक स्टंट करने से बाज नहीं आता तो कोई ऐसी जगह वीडियो बनाने की कोशिश करता है जिससे उसकी जान तक दांव पर लग जाती है। ऐसा ही एक मामला उत्तरकाशी में देखने को मिला, जहां युवती को रील बनाना भारी पड़ गया है। वो नदी की तेज धार में बह गई। इस हादसे में युवती की मौत हो गई है। मणिकर्णिका घाट पर गंगा नदी में युवती रील बना रही थी। तभी रील बनाते समय युवती का पैर फिसल गया और वो नदी की तेज धार में बह गई। हादसे में युवती की जान चली गई। महिला ने अपनी बेटी के पास मोबाइल देकर वीडियो बनाने को कहा था। बच्ची वीडियो बना ही रही थी कि इतनी देर में हादसा हो गया। अपनी आंखों के सामने मां को बहता देख बच्ची चीखने चिल्लाने लगी। और रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सोत में गुल मोहम्मद खान के परिवार के साथ मारपीट और घर में तोड़फोड़ का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। जानकारी के अनुसार ज्वालापुर के मोहल्ला कटहारा बाजार निवासी गुल मोहम्मद खान के चाचा असलम खान अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आए और घर में घुसकर गाली गलौज और तोड़फोड़ करते हुए मारपीट की।
मारपीट में गुल मोहम्मद खान की मां और भाई को चोट लगी। आरोप है कि आरोपी मारपीट के बाद डीवीआर भी साथ ले गया। घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी डीवीआर ले जाते हुए दिख रहे हैं। एसपी देहात ने बताया कि आरोपी असलम, ताज मोहम्मद, नैक मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जो सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में किसी घर में जो पूर्व से परिचित और रिश्तेदार भी शायद दूर के हैं, वो आए थे। उनका आपस में किसी लेन देन को लेके कुछ पहले से कुछ चल रहा था। तो बताते हैं कि उस पर्टिकुलर दिन में उन्होंने वहां पर उनके साथ मारपीट करी और कुछ बदतमीजी तोड़फोड़ की घटना हुई है। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। प्रथम दृष्टया घटनाक्रम की पुष्टि हुई, तो जो तहरीर हमें मिली है उसके आधार पर मुकदमा दर्ज है। 3 लोग उसमें नेम्ड हैं। विवेचना आगे चल रही है, तो जैसे फैक्ट विवेचना में आएंगे उसके हिसाब से। और बड़कोट में ग्रामीणों के हक, हकूक और रियायती दर पर मिलने वाली देवदार की पीढ़ी को लेकर वन विभाग द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाने से गुस्साए क्षेत्र के ग्रामीणों ने वन विभाग कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक के नेतृत्व में ग्रामीण डीएफओ कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। साथ ही 24 अप्रैल तक समस्या हल नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट में बीते कुछ सालों से ग्रामीणों के हक, हकूक और रियायती दर पर देवदार की पीढ़ी न मिलने पर क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। आक्रोशित क्षेत्र के लोगों ने बीते महीने खरादी में बैठकर आंदोलन की रणनीति तय की थी। बड़कोट बाजार से यमुनोत्री विधायक के नेतृत्व में जुलूस लेकर डीएफओ कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रुड़की पुलिस और सीआईयू टीम ने नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार किया है। कार की डिक्की से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। 2915 नशीले इंजेक्शनों की तस्करी करते हुए नशा तस्कर दबोचा गया है। नशीले इंजेक्शन ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड नाम से है। वहीं आरोपी ने बेचे गए नशीले इंजेक्शन से 50,000 रुपए जो कमाए थे वो नकदी को भी बरामद किया गया है। एसएसपी हरिद्वार ने कहा कि कई अन्य सप्लायर भी पुलिस की रडार पर हैं। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। नशे के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो नशा मुक्त उत्तराखंड की पहल पर आज का बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार पुलिस ने रुड़की में सीआईयू रुड़की और रुड़की पुलिस के द्वारा करीब 3000 इंजेक्शन के आसपास की एक बड़ी खेप पकड़ी है, जिसमें लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनको न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा। इनके साथ ही जो अन्य अभियुक्त इनके साथ जुड़े हैं, जो इस पूरी चेन का हिस्सा है, उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। जल्दी ही अन्य अरेस्टिंग्स भी की जाएगी। मुझे यकीन है कि नशा मुक्त उत्तराखंड की जो हमारी पहल माननीय मुख्यमंत्री की है, उसको लगातार हम लोग साकार कर रहे हैं और उसमें और भी बड़ी बरामदगी होने की संभावना है।